भाजपा कह दे चलो भाई मोहन जी आप सांसद की तैयारी करो, आपकी तैयारी है या अभी आप ये कहोगे ना जी मेरी तैयारी नहीं है, मैं तो विदाई सही हूँ? हमारे यहाँ तो हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के काबिल होता है, और वो चुनाव पार्टी जिसको भी टिकट दे के भेजेगी वो चुनाव लड़ता है। रिसेंट में 60,000 वैकेंसियां वो सारी कोर्ट में या लंबित पड़ी हैं, खिंडी पड़ी हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम पैदा करने की बातें हैं। चलो अगर जो कोर्ट में तो उनको आप ज्वाइनिंग करवा दोगे, हाथ में तो आपका ही है। अभी जब कोर्ट ईडी सीबीआई सब आपका ही है, ऐसे कहते हो? ये सब कहने की बातें होती है। अच्छा। कोर्ट अब अपने हिसाब से। एक एबीपी जी का मुद्दा है, पंडित हरिराम दीक्षित जी आपसे कई बार मिले भी हैं, उन्होंने चर्चा भी की भी मुख्यमंत्री साहब से कह दो ये जो 200-250 बच्चे रह गए ना लगवा दो। अभी 457 बच्चों को उन्हीं को ज्वाइनिंग का काम हुआ है। कहीं कॉलेज में बैठा था किसी मित्र ने कहा यार मोदी साहब तो ना राम से ही बोले। मैं बोला ना यार ये भावनाओं में है राम, जीन से लेकर मरण तक राम राम है, ऐसा नहीं है। ये बोला जब राम का युग था, जब भगवान श्री राम जी का युग था तब कितनी जनसंख्या, कितने लोग जानते हैं? आज मोदी को 195 देशों में जानते हैं, वहां कुछ लोग तो पैरों को भी हाथ लगाते हैं, तो पॉपुलेशन के हिसाब से मोदी जी को ज्यादा जानते हैं राम से। इस देश मैं भी सरप्राइज था। इस देश में हमेशा से ही गुणों की पूजा होती रही है, और जिनको हम देवता मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, बड़े महापुरुषों के रूप में मानते हैं, उनके गुणों की हम पूजा करते हैं। कोई गलत भी नहीं है राम मंदिर अगर भाजपा ने बनवाया, क्योंकि एजेंडे में शुरू से था, 370 था, राम मंदिर था। यूसीसी का ब्रह्मास्त्र नहीं मारा, भी यूसीसी आना चाहिए था। ये सारी चीजें जो है जब समय आएगा, ये समय पीक टाइम आ रहा है जी, 2 महीने बाद इलेक्शन। भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी। अब वो जो भी और भी मुद्दे हैं, उसकी भी प्रतिष्ठा करवाई दो, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड करवाई दो। ये जब अब चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें करने की है, वो सरकार करेगी। हमारे 2 प्रदेश महामंत्री थे, उनको हटा दिया गया, आपको बना दिया गया। आप मुख्यमंत्री साहब की गुड बुक में थे, इसलिए आपको एक क्रेडिट मिला। ये जो आप शब्द प्रयोग कर रहे हो ना, हटा दिया गया, बना दिया गया, हमारी पार्टी के अंदर, हमारे ये कांग्रेस का तो नहीं है ना? नहीं, ये ठीक है। फिर हमारी संगठन की एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी चेंज करते रहते हैं। भाई भाजपा की इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत माइक्रो है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इलेक्शन लड़ा कुकर करो जी, आप क्या तैयारी करो। मैं तो यूं लिखा विधायक कागजों पे काम ज्यादा करे, धरातल पे काम कम करे, पता नहीं ऐसा क्यों लगा। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अभी पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है। हमारा एक कार्यकर्ता बिल्कुल जमीनी स्तर पर गया है, जीरो ग्राउंड पर जाके काम किया है। कांग्रेस भी बड़ी एक्टिव हो रही है आज, हुड्डा साहब भी पूरे दौरे पे, रैलियां पे चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लगी हुआ ईडी की 7.5 घंटे की आपने पूछताछ करवा दी, तो खतरनाक है। देखो अब आपने स्माइल आ गया आपके चेहरे पे, हुड्डा साहब की बात करी है आपने। अब हुड्डा साहब कांग्रेस हैं या हुड्डा साहब का कांग्रेस हुड्डा साहब हैं, अब ये समझ में नहीं आता। हुड्डा साहब कोई गतिविधि करते हैं तो कांग्रेस के लोग उसका विरोध भी करते हैं। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप चाहिए सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई एक से एक इंटरव्यू आपके सामने आने लग रहे हैं। आज इंटरव्यू है हमारे प्रदेश महामंत्री। अब सोचोगे प्रदेश महामंत्री कौन? प्रदेश महामंत्री हमारे 3 थे, वेदपाल, एडवोकेट वेदपाल जी, पवन सैनी जी, और फिर हमारे नेताजी। अब नेताजी कौन? श्री मोहनलाल बड़ोली जी। हमारे साथ मोहनलाल बड़ोली जी है। सर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद जी। नमस्कार, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, और आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। जय श्री राम का तो कॉपीराइट आपने मिल गया, भाजपा वाले ने मिल रहा है। तो ये कॉपीराइट जो है देश की जनता ने जी जिस प्रकार का वातावरण बनाया और विपक्ष के लोगों ने इसका प्रचार किया, वातावरण तो मोदी साहब ने बनाया। ये किस तरीके से उसको पॉलिटिक्स में घुमाना है, किस तरीके से वोट बैंक में घुमाना है, ये तो भाजपा बखूबी जाना है। ये जो बात आप कह रहे हो, ये कांग्रेस की भाषा बोल रहे हो आप, पत्रकार की भाषा बोल रहे हो। अब मैं यहाँ भाजपा की भाषा कैसे लेके बैठूं? नहीं, आप ये जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ये वोट की राजनीति है जी, तो उन्होंने भी करनी चाहिए। अगर कांग्रेस के भाइयों ने चुनाव लड़ना तो वोट की राजनीति करिए, आपको अगर करनी आए। और भगवान राम तो हर सांस में बसते हैं। नहीं, वो तो बात उनके अंदर भी राम बसते हैं, हमारे अंदर भी राम बसते जी, वो बात सही, लेकिन मंदिर पूरा नहीं हुआ यार, आपने इलेक्शन के चक्कर में तोड़ी करवा दिया, वो थोड़ा सा यूं लगा भाई गलत हुआ। शंकराचार्य नहीं आए, चलो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी नहीं आई, कोई बात नहीं, वो हो सकता है बाबर की मस्जिद पे जाते हो, लेकिन शंकराचार्य तो मना कर गए ना।
वो तो नाराजगी थी थोड़ी सी, मंदिर जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं और जो शंकराचार्य जी हमारे हैं, सनातन धर्म की मर्यादाएं, मान्यताएं और जो हमारे मठ और मंदिर हैं, ये सब शंकराचार्यों जी की देन है सबकी। और वो उनकी भावना हो सकती है कि वो पूरा होने के बाद आए, तो वो भी जल्दी पूरा करवाएंगे, आएंगे, वो जरूर आएंगे। उनकी भावना अगर ये है कि वो पूरा होने के बाद ही आएंगे। और रोज भी मंदिर छोटा और बड़े का सवाल नहीं होना चाहिए। मंदिर तो मंदिर ही होता है, ना कोई छोटा होता ना बड़ा होता। मंदिर का तो स्वरूप अनंत है, अनंत काल की बात। मंदिर जो है वो एक भावनाओं का खेल है। भावना वो आपने खेल दिया, बहुत अच्छा खेल। नहीं, मंदिर हर आदमी की कोई ना कोई भावना होती है, वो कैसे पूजा करे अपनी। हाँ, मोदी साहब ने सोचा कि इस खेल को किस तरीके से बनाया जाए, वो फिर बना दिया। ये तो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फिर आपको गई कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, ये देश की सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ कि वहां मंदिर बने और कानूनी लड़ाई हुई, जितनी भी सब संतों ने और जो न्याय से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में लिया था और ये हमने अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया था। 1980 से पहले तो कांग्रेस का राज था, वो अपना बना लेते। अगर कांग्रेस वाले इसको वोट की राजनीति मानते हैं तो 1980 तक, 1947 में देश आजाद हुआ, 1980 तक का समय कांग्रेस के पास था, वो मंदिर को बनाते। जब ये लगा कि देश की जनता के भावना के अनुसार काम करना ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। लोक लाज से लोकराज चले, ये हमारा मूल मंत्र है और उसी पे मोदी जी ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, लोगों की भावनाओं को समझा है। और आज पूरा वातावरण जो आज दुनिया के देश सनातन धर्म को जो जानते नहीं थे वो जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। सनातन धर्म की ताकत को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। तो जो रास्ता सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो रास्ता बताते हैं, वो आज पूरी दुनिया उसका अनुसरण करना चाहती है। मैं कहीं कॉलेज में बैठा था किसी मित्र ने कहा, यार मोदी साहब तो ना राम से भी बड़े हैं। मैं बोला ना यार, ये भावनाओं में है राम, जीन से लेकर मरण तक राम राम है, ऐसा नहीं है। ये बोला जब राम का युग था, जब भगवान श्री राम जी का युग था, तब कितनी जनसंख्या, कितने लोग जानते होंगे। आज मोदी को 195 देशों में जानते हैं, वहां कुछ लोग तो पैरों को भी हासिल करते हैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से मोदी जी को ज्यादा जानते हैं राम से। इस देश मैं भी सरप्राइज था। इस देश में हमेशा से ही गुणों की पूजा होती रही है और जिनको हम देवता मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, बड़े महापुरुषों के रूप में मानते हैं, उनके गुणों की हम पूजा करते हैं। वो सभी गुण मोदी जी में है, ये मैं जरूर मानता हूं। और आज दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो भी इसीलिए मोदी जी का सम्मान करते हैं कि जो 140 करोड़ की जनता ने जो आशीर्वाद मोदी जी को दिया है। और ये 2024 का जो चुनाव है, ये एक नया इतिहास और भी देश की राजनीति में भी और अन्य जो दुनिया के देश हैं उनको भी एक मैसेज जाने वाला है कि अगर जनता की भलाई के काम कोई सरकार करती है तो उसको बार बार जनता मौका देती है। वो अब 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। नहीं, वो तो असर दिख रहे हैं। नहीं तो आम आदमी सोच रहा था अब इलेक्शन आओगा, मोदी जी पाकिस्तान पर गोला गिरेंगे, भाजपा फिर बढ़ जाएगी, तो गोले की बजाय अपने तो देश में ये भावनात्मक ये जो इस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी हमेशा से भ्रम पैदा करके, कारगिल का युद्ध हुआ, कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगा कि अटल जी जैसे अच्छा, ये तो मुझे याद ही नहीं थी बात। संत व्यक्ति के ऊपर ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने विपक्ष का नेता होते हुए उसी कांग्रेस की सरकार ने उनको अपना पक्ष रखने के लिए भेजा था। एक मिसाल, पूरे दुनिया के किसी भी देश में ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम पहली बार हुआ था कि विपक्ष के नेता को सरकार भेज रही है सरकार का पक्ष रखने के लिए। ये अटल जी ने बखूबी निभागा दिखा। जो राजधर्म का पालन और जो जनता की सेवा का जो संकल्प जिन लोगों ने कर रखा है वो वास्तव में इसी प्रकार का काम करते हैं। और वो हमारे पहले प्रधानमंत्री अटल जी ने भी ऐसे करके दिखा और आज नरेंद्र मोदी जी ने भी उसी बात का, जब आदमी काम करता है तो उसके गुणों का तभी पता चलता है। और आज देश की जनता, आज दुनिया की जनता, जो भारतवर्ष को जानने वाले बहुत सारे ऐसे देश भी थे जो कभी यहाँ आते भी नहीं थे, आज वो कितना भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वो सब आना चाहते हैं भारत में। भारत के छोटे से बुलावे पर सब आना चाहते हैं। इस प्रकार का जो वातावरण आज देश में बना है, ये मोदी जी
के कारण से बना है, उनके गुणों के कारण से बना। देखो कोई गलत भी नहीं है राम मंदिर अगर भाजपा ने बनवाया, क्योंकि एजेंडे में शुरू से था, 370 था, राम मंदिर था, यूसीसी का ब्रह्मास्त्र नहीं मारा, अभी यूसीसी आना चाहिए था। ये सारी चीजें जो है जब समय आएगा, ये समय पीक टाइम आ रहा है जी, 2 महीने बाद इलेक्शन। भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी। अब वो जो भी और भी मुद्दे हैं, उसकी भी प्रतिष्ठा करवाई दो, यूसीसी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड करवाई दो। ये जब अब चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें करने की है, वो सरकार करेगी। मतलब कर दोगे इसको तो आप? नहीं, ये सरकार का बड़ा मामला है, और जब उस प्रकार का जनता आशीर्वाद दे के भेजेगी, और बहुत सारे कानून में जो संशोधन होते हैं, कोई नई पॉलिसियां होती है, वो लोकसभा में बैठ के होती है। अच्छा, मैं विधायक जी आपसे एक बात जानना चाहूँ, आप प्रदेश महामंत्री दोबारा बना दिए गए, हमारे 2 प्रदेश महामंत्री थे उनको हटा दिया गया, आपको बना दिया गया, आप मुख्यमंत्री साहब की गुडबुक में थे, इसलिए आपको एक क्रेडिट मिला। ये जो आप शब्द प्रयोग कर रहे हो ना, हटा दिया गया, बना दिया गया, हमारी पार्टी के अंदर, हमारे ये कांग्रेस का तो नहीं है ना? नहीं, ये ठीक है। फिर हमारी संगठन की एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी चेंज करते रहते हैं, ये रूटीन की प्रक्रिया है, हर 3 वर्ष में होती है। जैसे धनखड़ साहब को बदलना 3 साल के बाद, लेकिन बराबर साहब को 3 बार धनखड़ की राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको और भी बड़ी जिम्मेवारी। 20 साल पहले भी तो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय सचिव थे शायद। तो ये जिम्मेवारियां चेंज होती रहती है, और किस कार्यकर्ता को कब क्या काम देना होता है, ये तो एक जिम्मेवारी। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता है, उसका भी उतना ही महत्व है, उसको भी काम दे रखा है। उसके बाद कोई मंडल का कार्यकर्ता, उसको भी काम दे रखा है। सबके काम दिए हुए हैं, और सब संगठन का काम करते हैं, और राजनीति के माध्यम से सेवा करने का जो हमारा मूल मंत्र है, सेवा ही संगठन हमारा जो मूल मंत्र है, उसी पर चलते हुए हम सब काम करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है, मैं जब जी इनसे सोनीपत आया कि मैं सोनीपत जाऊं, मोहन बड़ोली जी, दिमाग में विधायक तो रहा ही नहीं, सांसद साहब, ऐसे फीलिंग, ऐसा एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट हो रहा है? मोहन बड़ोली जी हमारे सांसद साहब, ये इस प्रकार का जो है ना, कुछ पत्रकार भाइयों ने कई दफे ऐसी खबरें चली हैं, जैसे आपके अब चैनल पे भी चलेगी, मैं तो पहली बार बोल रही। हाँ, तो ये अब जब समय आएगा जी, पार्टी संगठन क्या फैसला करती है, किसको पार्टी। अब मैं पार्टी में जब जुड़ा, सभी तो दौरे बहुत मारे हैं, मैं 96 से पार्टी के लिए, भाई विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिले, मेरे को नहीं मौका मिला जी। मेरे को जिला परिषद का चुनाव लड़ने का मौका मिला, वो लड़ा मैंने। 2019 में मेरे को विधानसभा के रूप में पार्टी ने मौका दिया, वो लड़ा। अब पार्टी कब क्या मौका देगी, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी देगी, ये बहुत संगठन का फैसला है। राई का विधायक सफीदों में, जींद में, वहां पे क्या कर रहे थे सर आप? पूरा हरियाणा प्रदेश हमारा पार्टी का संगठन। हाँ, वो तो हमारा भी है। मैं आज भी पानीपत बैठक करके आया हूँ, तो कोई कहे कि ये करनाल की लोकसभा लड़ेगा क्या? अच्छा, मैं रोहतक बैठक करके आऊंगा तो कोई चले थे सर आपके, तो अब सांसद साहब की तैयारी कर रहे हैं, ये इस प्रकार की बात है। लेकिन ऐसा फील भी आ रहा है नहीं। अभी मैंने यूं लगता नहीं मैं विधायक जी के साथ बैठा, यूं लगे सांसद साहब के साथ बैठा हूं और बातचीत चल रही है। तैयारी तो करी ना। ये आप लोगों का जो पत्रकार का, मीडिया का, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब आप भी कल्पना कर सकते रहते हो, आप भी, क्योंकि राजनीति में सब लोगों से मिलना जुलना आप लोगों का रहता है, कहीं से क्या बात चलती है। चलो अगर भाजपा कह दे चलो भाई मोहन जी आप सांसद की तैयारी करो, आपकी तैयारी है या अभी आप ये कहोगे ना जी मेरी तैयारी नहीं है, मैं तो विधायक सही हूँ? आज हमारे लोकसभा में 9 विधानसभा है, 9 विधानसभा है, और 9 की 9 विधानसभा में जो हमारा पन्ना प्रमुख भी है जी। पार्टी जब उस पन्ना प्रमुख को बुला के कहेगी कि आप लोकसभा लड़िए, वो पन्ना प्रमुख भी चुनाव लड़ेगा। हमारे यहाँ तो हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के काबिल होता है, और वो चुनाव पार्टी जिसको भी टिकट दे के भेजेगी वो चुनाव लड़ता है। तैयारी हो जाएगी उनकी, वो तैयारी। अभी हमारे कल बैठके हैं, और 30 तारीख को जी 2 बजे सभी 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में हम कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के जी चुनाव कार्यालय उद्घाटन हो जाएंगे, और उम्मीदवार तो हमारे कई दिनों के बाद आएंगे। तो संगठन चुनाव लड़ता है, पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, और उस प्रकार की हम तैयारी करते हैं। और ये हमारी पार्टी का, संगठन का वर्षों से इसी प्रकार का काम करने का एक स्टाइल है, हमारा ढंग है। विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल जो आज आम आदमी जानना चाहे, हर आदमी के जुबान पे ये तो है, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का वोटर हो,
भाई भाजपा की इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत माइक्रो है, बहुत स्ट्रोंग है। इलेक्शन लड़ा कुकर करो जी, आप क्या तैयारी करो। मैं तो यूं लिखा विधायक कागजों पे काम ज्यादा करे, धरातल पे काम कम करे, पता नहीं ऐसा क्यों लगा। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अभी पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है। हमारा एक यात्रा तो खत्म ही नहीं होती। हमारा एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल जमीनी स्तर पर गया है, जीरो ग्राउंड पर जाके काम किया है और लोगों से बात की है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई कागजों में काम करते हैं, धरातल पर काम नहीं करते, ये जो हम गए हैं अभी, तो ये धरातल पर जाके ही काम किया है हमने। और अभी जो ये चुनाव तो अभी 50-60 दिन के बाद होने वाला है, लेकिन अब से पहले ही कार्यकर्ता जाएंगे। अभी हम प्रत्येक बूथ तक जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। आचार संहिता कब लग जाओगे? आचार संहिता तो जब लगेगी, जब निर्वाचन आयोग जब फैसला करेगा। अंदाजा सा आइडिया तो आपके पास होता ही है सर। आइडिया पिछली बार हरियाणा प्रदेश में 11 अप्रैल को चुनाव लोकसभा के हुए थे, 11 अप्रैल 2019 को हुए थे। अब की बार भी अनुमान है कि 10 दिन आगे पीछे जो है अप्रैल के महीने में चुनाव होंगे। मतलब ज्यादा आगे पीछे नहीं करोगे, 10-12 दिन। वो तो निर्वाचन आयोग का काम है ना जी, हम तो अंदाजा लगा सकते हैं। हम जो अपना, तो मेरे ख्याल से फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च के पहले हफ्ते तक आचार संहिता लग जाओगी। अंदाजा है कि जिस समय 2-4 दिन आगे पीछे हमेशा ही होता है, हर 5 साल के बाद जब भी चुनाव होते हैं प्रक्रिया वही रहती है। और जब जैसा निर्वाचन आयोग भी अपना हर स्टेट का, किस स्टेट में किस प्रकार का मौसम है, चुनाव के अनुकूल वातावरण है नहीं, बहुत सारी चीजें वो देखते हैं, वो उस हिसाब से तय भी करते हैं। कांग्रेस भी बड़ी एक्टिव हो रही है आज, हुड्डा साहब भी पूरे दौरे पे, रैलियां पे चल रहे हैं। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लगी हुई ईडी की 7.5 घंटे की आपने पूछताछ करवा दी। तो खतरनाक है जी। देखो अब आपने आपके चेहरे पे हुड्डा साहब की बात करी है आपने। अब हुड्डा साहब कांग्रेस हैं या हुड्डा साहब का कांग्रेस हुड्डा साहब हैं, अब ये समझ में नहीं आता। हुड्डा साहब कोई गतिविधि करते हैं तो कांग्रेस के लोग उसका विरोध भी करते हैं। कोई दूसरे नेता उनके दूसरे धड़े के अगर कोई काम शुरू करते हैं, कोई यात्रा शुरू करते हैं, हुड्डा साहब उसका विरोध करते हैं। हमें तो यही नहीं पता चलता कि कांग्रेस का प्रोग्राम क्या है, ना जनता को पता चलता। और आप मीडिया के लोग भी ढूंढते रहते हैं ये प्रोग्राम कांग्रेस का है या हुड्डा साहब का है। फिर भी 31 सीट आई थी जिनके ऐसे कमजोर तो नहीं थे वो। नहीं, जब उनकी 31 सीटें आई थी, आज 30 है, उनकी घटी है। आपकी भी घटी 47 से 40 पे हो गए थे, अब तो शायद 41 होगी। हमारी जो 2019 में चुनाव हुआ उसके बाद हमारी एक सीट बढ़ी है, कांग्रेस की एक सीट घटी है। 47 से 48 नहीं हुई जी, आप 40 पे आ गए। नहीं, वो 2014 की बात आप कर रहे हैं। 2014 में हम 47 पे थे, 2019 में हम 40 पे थे, लेकिन वो 19 के बाद भी आज हम 41 पे हैं, हम बढ़े हैं। और इस चुनाव में लेकिन 47 से तो 41 पे आ गए ना आप। हाँ, वो 14 में हम 47 थे तो 19 में आके हम 40 पे। वो तो हो सकता है कुलदीप बिश्नोई को आपने कहीं ब्लैकमेल कर लिया हो, या 200 करोड़ का कोई ऐसा मामला सा उठा था भाई, उस डर दिखा के फिर कुलदीप बिश्नोई जी ने ज्वाइन कर लिया, ऐसा कुछ हुआ था। ये सब ऐसे बनावटी बातें हैं। कांग्रेस का प्रचार है तो इस प्रचार में आप लोगों ने नहीं आना चाहिए। ये कांग्रेस का प्रचार है, कांग्रेस का प्रचार है। सच्चाई के साथ बात रखना ये कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है। वो प्री प्लान बातों को रखते हैं, जनता के बीच में भ्रम पैदा होता रहे। वो भ्रम पैदा करेंगे कि मोदी जी ने देश को बेच दिया। क्या इस देश को कोई बेच सकता है? क्या कोई दूसरे की प्रॉपर्टी को बेच सकता है? तो ये आरोप लगाने का काम है कांग्रेस का रहा है। कभी भी बहुत सारे, चलो विपक्ष में बैठे आरोप तो लगाएंगे ही लगाएंगे। आरोप कोई तथ्यों के आधार पर लगाए। वो आपकी बड़ाई करेंगे तो फिर उनकी राजनीति खत्म है। नहीं, कोई मतलब बात ऐसी रखें, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, बात तो कम से कम ढंग से रखें कि जनता को जचे, कुछ बात भी रख रहे हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूं, जो आपका पन्ना प्रमुख है जी, पन्ना प्रमुख में भी कुछ आपने प्लस किया है क्या? उससे भी कुछ छोटा बनाया है क्या? पन्ना प्रमुख के बाद हमारी पन्ने की कमेटी बनेगी और उस पर हमारा काम शुरू होगा। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव तक जो ये 50 दिन का समय हमारे पास है, हम पन्ने तक भी कमेटी बना के उस पर होमवर्क करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, जब मैं रोहतक में घूमू हूँ, आपके सोनीपत में घूमू, तो कई बार खबर ये है जो भाजपा के वोटर्स हैं, भाजपा ज्यादा से जीत जाती, लेकिन ये फेक वोट गिरनी है, इन्होंने काम खराब करा, ऐसा ही रोहतक में भी सुनने में आया। तो जो फेक गिर गए, ऐसा कुछ नहीं। फेक वोट कौन डाल सकता है? फेक वोट डालने का तो कई बार ऐसे चले भाई, वो तो उसने तो मरे कई साल हो गए थे, उसकी भी वोट कोई और डालेगा ऐसा। वो जब उसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होगा, मरे हुए व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम कैसे मिलेगा? कई बार ऐसे कांग्रेस पर आरोप लग जाते भाई ये ऐसा कर दे है।
आरोप लगाने के लिए तो आरोप तो पता नहीं क्या क्या लगते हैं, लेकिन जो हमारे चुनाव आयोग की टीम है जो चुनाव को करवाने का काम जिनके जिम्मे है जी, वो बगैर पहचान पत्र के कैसे वहां फेक कैसे कोई डाल सकता है। और वो कहीं ऐसा होता भी होगा जी, तो वो बहुत कम परसेंटेज में होता है। कहीं किसी बूथ पे 1-2 वोट अगर कोई ऐसा डाल गया तो जो एजेंट वगैरह बैठे रहते हैं वो पकड़ते हैं। जब आपकी खबर चली सांसद बनने की सोनीपत लोकसभा से, तो रमेश कौशिक जी से बात हुई आपकी? मैं रोज रमेश कौशिक जी हम इकट्ठे रहते हैं, रोज प्रोग्राम रहते हैं। तो वे आपस में बात नहीं करते भैया खबर क्यों चलवा दी ऐसा कुछ करके? तो खबर तो वो कौन चलाता है वो तो उनको ही पता है। वो मेरे से पुराने राजनीति के खिलाड़ी हैं, वो 2 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, और भूपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नेता को उनको हराने का उन्होंने काम किया है, तो वो तो बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं। राय विधानसभा में आपने क्या विशेष काम करवाया जो किसी ने नहीं करवाया, वो आपने करवाया? राय विधानसभा में जो काम नए नए हुए हैं, बड़ा काम, बहुत सारे काम ऐसे जो है, सड़क सुड़काने छोड़कर और कोई काम नहीं। और उसके बाद तो हॉस्पिटल हैं, उसके बाद स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यही काम होते हैं। ये तो सुना मैंने हुड्डा साहब लेके आए थे स्कूल कॉलेज एजुकेशन, अब तो हुड्डा साहब ने बनवाया है। उस समय उसके बाद तो जो यूनिवर्सिटी आई है, जो कॉलेज, इन 5 सालों में आपने क्या करवाया? मेरे यहाँ 2 कॉलेज बने हैं। आपने बनवाए? बिल्कुल सरकार ने बनवाए। हाँ मतलब सरकार ने, आपकी सरकार, हमारी सरकार ने बनवाए। हमारी सरकार ने PHC बनवाई, CHC बनवाई, और पशुओं के हॉस्पिटल बनवाए, स्कूलों के बिल्डिंगों का निर्माण करवाया। तो ये यही काम होते हैं सरकार के कराने के। एक रोजगार को लेकर बात चलती है, भाई सारी भर्तियां कोर्ट में खड़ी हैं। जितने भी रोजगार नौजवान बच्चों को मिले हैं, युवा बच्चों को जो रोजगार देने का काम किया है, वो ठीक है 1,08,000 लगभग आपने दे दी, 1,11,000 के आसपास नौकरियां ठीक आपने दे दी हैं। लेकिन अभी आप पिछली 2014 से जो पहले की सरकारें थी जी, उनका आंकड़ा भी ऑनलाइन है, चलो उनको निकालिए आप। 80-85 हजार उन्होंने दी होंगी, उन्होंने जितनी भी दी होंगी, हमने उनसे ज्यादा देने का। लेकिन कोर्ट में भर्तियां अभी भी खड़ी हैं हमारी कोर्ट में। 2019 से लेकर अब तक भर्तियां नहीं हुई हैं। ये जो 1,11,000 बच्चों को रोजगार मिला है, ये कहां से? ये 2019 के टाइम पे हो चुका, या 2019 के बाद जो हमारी सरकार ने अब नौकरियां दी है, ये उनका आंकड़ा में। ये पिछली ही भर्तियों का रिजल्ट है ये? नहीं, ये सब 2019। अभी जो रिसेंट में 60,000 वैकेंसी है, वो सारी कोर्ट में या लंबित पड़ी हैं, खिंडी पड़ी हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम पैदा करने की बातें हैं। चलो अगर जो कोर्ट में, तो उनको आप ज्वाइनिंग करवा दोगे? हाथ में तो आपका ही है अभी, जब कोर्ट ED CBI सब आपका ही है, ऐसे कहते हैं ये सब कहने की बातें होती है। अच्छा, कोर्ट अब अपने हिसाब से। एक ABP जी का मुद्दा है, पंडित हरिराम दीक्षित जी आपसे कई बार मिले भी हैं, उन्होंने चर्चा भी की, अभी मुख्यमंत्री साहब से कह दो ये जो 200-250 बच्चे रह गए ना लगवा दो। अभी 457 बच्चों को उन्हीं को ज्वाइनिंग का काम हुआ है, अभी सारे ज्वाइन हुए नहीं है, अभी थोड़े बहुत कोई बच्चे होंगे। देखो जो चीज कोर्ट में चली गई जी, वो जैसे ही कोर्ट से फ्री होगी सरकार उसको ज्वाइनिंग करवा देगी। आपके हाथ में है सब कुछ? आपका नहीं, ये कहने की बातें हैं सब। कोर्ट का जो काम है वो कोर्ट करती है। अभी आप गए भी थे हरिराम दीक्षित जी से मिलने भी गए थे, और उनके घर भी गया था मैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई थी। और वो जो कानूनी जो प्रक्रिया, ऑफ द रिकॉर्ड आपकी CM साहब से इस बारे में बात हुई है ABP जी को लेकर? बिल्कुल हुई है। क्या कहा है? बिल्कुल हुई है कि वो जो कानूनी प्रक्रिया के तहत हमारी सरकार जो है मेरिट के आधार पर, करनाल में ब्राह्मणों को कह के बुलाया गया, भाई तुम्हारे ये काम होंगे, ABP जी का भी होगा, वो अभी तक हुआ नहीं था। वो काम हुए, यूं लग रहा है उन बच्चों ने जैसे लारा लिपि दे दी। नहीं, उन बच्चों से आप बात करिए जी, पूछिए उन बच्चों से, उनका काम हुआ है, उनका काम हुआ है, मैं बताता रहा हूँ ना। अच्छा, उन बच्चों की ज्वाइनिंग भी हुई है, और जो बचे हुए हैं वो भी धीरे धीरे जो है, क्योंकि कोर्ट की डेट आएगी उसके बाद फैसला हो जाएगा। आचार संहिता में बच्चे फंस ना जाए, और वैकेंसी वाले भी ABP जी वाले भी। ये रोजगार का देने वाली प्रक्रिया, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, और हमारी सरकार जो है, आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब आचार संहिता का पड़ेगा ना, जो आचार संहिता के समय नई वैकेंसी नहीं निकलेंगी, जो पुरानी है वो होती रहेंगी, चलती। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को प्रणाम। तब ये हमारे मोहन बुड़ानी जी, और मजा इसलिए आया क्योंकि नॉन स्टॉप इनसे बात करना बड़ा मजा आया, क्योंकि सोचते नहीं है, फटाफट जवाब, क्योंकि एक तो पढ़े लिखे हैं और दूसरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, और क्लियर माइंड है, क्लीन है, और कहीं से कोई आरोप नहीं है, तो साफ मन का आदमी से किसी टाइम कुछ पूछ लो, ये मजा है बात करने का। फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।